कि मसाला हर कलाकार का एक है कि उसको सर्जनात्मक बनना है। आप चित्रकार हैं, देश के जाने माने, और अभिनेता तो ही हैं। एक छोटे कस्बे का एक अभिनेता और एक निर्देशक और वहां की रंग टोली वो चाहती है कि हम उस मकाम को छुए जहां एनएसडी ने ये मकाम को छुआ है। आपकी शुरुआत ही बड़े निर्देशकों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम बेनेगल तो बहुत नामचीन शख्सियत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरे छोटे से स्टूडियो पर आए थे, वो घटना तो मेरे लिए स्वप्न है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि रामानंद सागर जी ने खुद मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया और मुझे द्रोणाचार्य में सिलेक्ट। कृष्णा में द्रोणाचार्य का आपका? मैंने सूर्य का रोल भी कृष्णा में किया है। सूर्य का भी किया। जो आप कह रहे थे नहीं कि क्या कुछ घटनाएं हो तो बताइए। हाँ, तो ये घटना ऐसी हुई कि एक ही एपिसोड में द्रोणाचार्य और सूर्य इकट्ठा हो जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि महाभारत पूरा एक तरह से षड्यंत्र ही रहा तो अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। जो ये बताओ युधिष्ठिर, क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया? तब वो युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ, लेकिन पता नहीं नर या कुंजर। चाय पे चर्चा पे हम लोग बैठे थे और पापा जी ने यानी कि रामानंद सागर जी ने बताया था कि अब बड़े बड़े चैनल आएंगे और बड़े बड़े सीरियल्स आएंगे जिनकी कहानियां हजार एपिसोड तक चलेगी। लेकिन अब देखो उनका विजन, उन्होंने उस वक्त ये कहा था लेकिन वो भारत की संस्कृति को तोड़ने वाली कहानियां होगी। आपकी एक पुस्तक आई है कला 32। जी जी, कला 32 में मैंने एक तो मेरा जो कलाकार है वो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखते हुए रखा है। तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रघुवीर चौधरी जी ने वो किताब एक ही बैठक में पूरी पढ़ डाली और मुझे तुरंत फोन किया कि यार क्या गजब कर दिया है इसमें। हमने ये किताब कल पढ़ी और इतना मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि ये प्रसंग आया है। मैंने भी वो किताब कल रात खत्म कर दी। 92 में ये आंदोलन हुआ था राम मंदिर का, जो अयोध्या पे आपने किताब लिखी है। जी जी। तो उसी के ताल्लुकात ये एक एपिसोड था। तो उसमें मैंने राम मूर्ति का एक मॉडल बनाया था वो मंदिर में रखने के लिए कि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है जो जीवन में न हो और महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है जो राजनीति में न हो। सब है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट प्रोग्राम अनकट विद संजय। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी शख्सियत, देश के जाने माने चित्रकार, जाने माने अभिनेता कनु पटेल जी। कनु पटेल जी का जो प्रोफाइल है इतना लंबा है कि मुझे एक पन्ना अपने हाथ में लेकर रखना पड़ा है। लेकिन पहले मैं तारुफ करा दूं। कनु पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत आप गुजरात से आते हैं। आप संजोग है कि आप दिल्ली में हैं और मुझे आपसे बातचीत करने का ये अवसर मिल रहा है। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, बहुत नमस्कार, धन्यवाद संजय जी। ये मौका आपने जो लिया है वो बहुत ही अच्छा है और मैं तो ये मानता हूँ कि समय निश्चित है, तो ये समय भी निश्चित था। ये प्रकृति ने निर्धारित कर रखा था। जी जी बिल्कुल। कल मुझे गोरखपुर के लिए निकलना था दिल्ली से, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया और आज आपके साथ हम यहाँ बैठना लिखा हुआ था। जी। तो कनु जी, ये आपकी प्रोफाइल जरा मैं पहले पढ़ दूं। आप चित्रकार हैं, देश के जाने माने, और अभिनेता तो ही हैं और आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मान 2018 का, कलावर्थ न्यास उज्जैन से, कला भूषण पुरस्कार 2016-17, भारत कला रत्न 2016, गुजरात कला प्रतिष्ठान से मिला है आपको, कला सेवा सम्मान 2014 गुजरात कला प्रतिष्ठान से मिला है, गौरव पुरस्कार 2010-11 ऑनर्ड बाय श्री भूपेंद्र सिंह, एजुकेशन मिनिस्टर जो गुजरात के हैं, और
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 2004 में, तो उन्होंने आपको सम्मानित किया था। फिर बेस्ट पेंटिंग एंड एग्जीबिशंस का जो आपको अवार्ड है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत सम्मान भी आपको जयपुर से मिला है। अमृता शेरगिल बर्थ एनिवर्सरी ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन आपकी वहाँ अवार्ड मिला 2016 में। 78th एनुअल ऑल इंडिया एग्जीबिशन आपने लगाई थी अमृतसर में, वहाँ शामिल हुए थे आप। ग्राफिक आर्ट अवार्ड्स नागपुर, महाकौशल कला परिषद रायपुर, और 50 सोलो शोज किए हैं आपने। इसके अलावा आपका थिएटर का जो परफॉर्मेंस है, आप तो रंगमंच के बड़े अभिनेता हैं और फिल्मों में भी आपने काम किया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको मिला है ख्याल भारमाली। ये गुजराती मूवी थी ना? हिंदी मूवी थी जो है। एक था गधा, ये थिएटर ड्रामा है, बेस्ट एक्टर का ड्रामा है। और बेस्ट प्ले जुलूस, ये गुजराती हिंदी है जुलूस, बादल सरकार का। ओके, तो इतना सारा आपने काम किया हुआ है। और ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दोनों विधाओं में आप सिद्धहस्त हैं और दोनों में आपने बहुत सारे पुरस्कार हासिल किए हैं। जाहिर सी बात है कि आपने काम किया है तो हासिल किया है। तो पहले आप चित्रकार हैं या अभिनेता हैं? संजय जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जब से मैंने होश संभाला तो मेरी माता ने मुझे चित्रकारी ही सिखाई थी। अच्छा। जब बचपन में मैं खेतों खलियानों में अपनी माँ के साथ जाया करता था, तब वो मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाती थी और स्लेट पे वो मिट्टी की पेन से चित्रकारी सिखाती थी। तो ये माँ के संस्कार है और अभिनय जो है वो पिता के संस्कार है। मेरे पिताजी जो थे वो भवाई के कलाकार थे। अपना जरा मूल आप बताइए। मैं मूलतः गुजरात के, उत्तर गुजरात के, खास करके महसाना जिले के विसनगर गांव में मेरा जन्म हुआ था। विसनगर एक उत्तर गुजरात की सांस्कृतिक नगरी मानी जाती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के वडनगर के पास की ही बिल्कुल ये है। इसलिए हम पूरे प्रदेश को आनर्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो मैं तो यूं कहता हूं कि मैं आनर्त प्रदेश का निवासी हूं। तो वहां पे दरअसल भवाई जो गुजरात का लोक नाट्य है, उसकी उत्पत्ति ही उत्तर गुजरात है। अच्छा। वो परंपरा में आप देखिए, बड़ा लंबा किस्सा है कि भवाई की परंपरा कैसे शुरू हुई। असाई ठाकर ने कैसे 360 वेश लिखे भवाई के। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा ये है उसमें कि हेमाला पटेल और पाटीदार, मैं पाटीदार कुल से आता हूं, तो पाटीदार और असाईत का क्या ताल्लुकात है, ये भी बहुत ही अहम एक महत्व रखता है भवाई के सर्जन में। जी। दरअसल संजय जी, हुआ यह था कि बहुत ही रोचक बात है। वैसे हमें लोक की बात करनी चाहिए और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये भवाई का लोक दरअसल उस मुगल पीरियड में सिद्धपुर, हमारे पास ही के ऊंझा के पास ही की एक वो थी, वहां का सूबा था। तो सूबा ने एक पाटीदार की कन्या को उठा लिया था। अच्छा। तो हमारे जो ब्राह्मण होते हैं वो असाई ठाकर थे, वो ठाकर ब्राह्मण थे। जी। तो ये हेमाला पटेल करके थे, उनकी वो कन्या थी, गंगा उसका नाम था। तो गंगा को ले गए थे। तो फिर हेमाला पटेल ने जाकर असाई ठाकर से विनती की कि हमारी बेटी को ये सूबा के सैनिक उठाकर ले गए हैं और आपकी तो पहचान है और वो जानते हैं आपको, तो आप कुछ करिए। तो फिर वो असाई ठाकर वहां पहुंचे सूबा के पास दरबार में और विनती की कि ये हमारी बेटी है, आप क्या आदमी गलत उठा लाए हैं। अच्छा। तो बोले कि हम तो आपका ब्राह्मण देव बहुत ही आदर करते हैं, तो आप वापस ले लीजिए, हमसे गलती हो गई। लेकिन कुछ दरबार में, जैसे आप जानते हैं कि चाटुकार रहते हैं, तो उन्होंने शिकायत कर दी कि अगर बेटी को लेने आए हैं ये असाई ठाकर, तो बेटी के साथ भोजन कर दें। और बिना भोजन किए आप भेजेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो असाई ठाकर ने गंगा का बनाया हुआ भोजन खाया। अच्छा।
और ब्राह्मणों ने उनको जाति से बाहर कर दिया, बिरादरी से बाहर, बिरादरी से निकाल दिया। तो वो 3 भाई थे जी। वो 3 भाई बाहर निकले और मां शक्ति का उन पर आशीर्वाद रहा जी। उन्होंने अनुष्ठान किया मां शक्ति का, और मां शक्ति प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम जो भी वेश करोगे वो अमर हो जाएंगे। तब जाके उन्होंने ये भवाई लिखना शुरू किया। इसलिए वो 3 भाई थे और 3 घर थे, तो वो तरगाड़ा कहलाए शुरू में। 3 घर वाले, तरगाड़ा, 3 गरा से तरगड़ा जी। और फिर तरगाड़ा कहलाए, और फिर उन्होंने नायक कहलाए वो। और हेमाला पटेल ने भी जब उनको बिरादरी से बाहर कर दिया तो वचन दिया कि जब तक ये पाटीदार कौम जिंदा है तब तक आपके कुल का पालन पोषण करेगी। तो इतनी रोचक कथा भवाई की है। क्या बात। तो ये लोक नाट्य भवाई का 360 बेस साहित्य ने लिखे थे, और उसमें सारी समस्याओं को लेकर उस समय की, या चाहे जंडा जुलन का बेस हो या जूठन का बेस हो, ये सारे जो थे वो रिफॉर्म कराने के बेस थे। जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने सारी चीजें लिखी थी। तो उसी से जश्मा ओढ़न, जैसे आप प्रचलित बहुत वेश है, तो उस वेश में मेरे पिताजी जो है वो भूमिका करते थे। तो मतलब संस्कार आपको थे वहीं से। हाँ, तो माता ने मुझे चित्र दिया और पिता ने अभिनय दिया। ये एक सबसे जो खास बात है, आपने देश के जो बहुत चर्चित और बहुत ही सफल फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे रामानंद सागर जी। इसी जमाने में उनका रामायण सीरियल घर घर में पहुंचा उनके माध्यम से। उनके साथ आप 25 साल तक जुड़े रहे। जी बिल्कुल। और आपने उनके कई सीरियल में काम किया, जैसे कृष्णा में आपने काम किया, द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई, अलिफ लैला में काम किया, इतिहास की प्रेम कहानियां, पृथ्वीराज चौहान, हातिम ताई, सब में आपके अलग अलग रोल थे। उनसे जुड़ना कैसे संभव हो पाया? दरअसल बहुत ही एक ऐसी घटना है कि मेरे एक मित्र गुजराती फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उनके मुहूर्त पर जाना था हमें हालोल गुजराती फिल्म स्टूडियो पे। जी। तो हम लौट रहे थे, कुछ मित्र भी मेरे साथ थे। उसके पहले आप थिएटर में? थिएटर तो मैंने बहुत किया। थिएटर तो मैंने आप जमे हुए अभिनेता थे। हाँ, अभिनेता था थिएटर, और खास करके हिंदी थिएटर मैंने बहुत वल्लभ विद्यानगर आनंद में किया, क्योंकि वहां मैं पढ़ाई करने के लिए फाइन आर्ट्स की वल्लभ विद्यानगर गया था। तो वहां सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग से जुड़ना हुआ, और हिंदी विभाग में नाट्य गतिविधियों से मैं जुड़ा। जी जी। तो उस मतलब 85 से लेके 93 तक का दौर जो था वो मेरा हिंदी थिएटर का, साथ साथ में गुजराती थिएटर का वो दौर चला। और उसमें हमने बड़े बड़े प्ले किए। जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामी ने किया। अच्छा, ध्रुव स्वामी में कौन सा रोल था आपका? मैंने रामगुप्त का रोल किया था उसमें। वो तो बहुत ही केंद्रीय रोल था रामगुप्त का जो है। जी। तो ध्रुव स्वामी ने किया, अंधेर नगरी किया, अंधेर नगरी में मैं राजा बना था। सिंहासन खाली है मैंने किया। तो इस तरीके से सारे नाटक ऐसे करने मिले मुझे। हाय वदन किया, और बहुत सारे ऐसे हिंदी विभाग के कारण ऐसी चीजें पढ़ने में भी आई और लिखने में भी सारे प्ले, मैं बीच में रुकूंगा, ये सारे प्ले देश के जाने माने रंग निर्देशकों ने भी उठाए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कारंत ने, वी ध्रुव स्वामी, और ये सब बड़े मंच पर देश दुनिया में ले गए हैं। जी 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 बिल्कुल। जैसे इब्राहिम अलका जी ने अंधायुग किया है। अंधायुग किया है जी। तो ये क्या था, दरअसल ये था कि उस वक्त सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग को नॉन हिंदी प्रदेश में हिंदी के प्रचार और प्रसार करने के लिए ग्रांट मिली थी, ये नाटक के जरिए। तो उसी दौरान हमने स्ट्रीट प्ले भी किए बहुत सारे, शेरी नाटक बहुत किए हमने, नुक्कड़ नाटक जिसे कहते हैं। तो ये नुक्कड़ नाटक और ये प्रोसीनियम परफॉर्मेंस और ओपन थिएटर, ये सारी विधाएं उन दौरान हमने बहुत की। और हिंदी नाटकों में काम करने के कारण मेरी हिंदी भी अच्छी हो गई, पढ़ना लिखना भी बहुत अच्छा हुआ। और परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है, जी हाँ, बहुत चर्चित, जिसका नाम, कहानी का नाम है 1226/7। जी जी, बहुत चर्चित कहानी है। जितेंद्र मित्तल ने उनका नाट्य अनुवाद किया है, नाट्य रूपांतरण किया है।
तो इस नाटक के रूपांतरण का पहली बार मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरे निर्देशक डॉक्टर नवनीत चौहान ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें ये मुख्य अभिनय करना है। तो 3 दिन में मैंने वो अभिनय तैयार किया था और वो प्रस्तुति बड़ौदा ऑल इंडिया नाट्य फेस्टिवल और कंपटीशन में प्रस्तुत होनी थी, जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अच्छा। जो आपने पढ़ा परमात्मा का कुत्ता, वो पहली बार, तब से मेरा इतना थिएटर से लगाव हो गया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एक छोटे से कस्बे और गांव से आया हुआ एक कलाकार की कितने सपने होते हैं। बहुत छोटे सपने होते हैं। मैं थिएटर की बात चल रही है तो रामानंद सागर जी की बात बाद में करूंगा। थिएटर की रिपोर्टिंग मैंने अपने जर्नलिज्म की शुरुआत में मैंने थिएटर से की थी और नेमीचंद जैन जी से जुड़ा हुआ था मैं। बहुत बड़े नाम थे उनकी। पत्रिका थी नटरंग, जिसका मैंने पढ़ी है। जी हाँ, मैंने कई अंक पढ़े हैं हिंदी विभाग में, वो रेगुलर आती थी। वो गोरखपुर रीजन का मैं करस्पॉन्डेंट था। नेमी जी से उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था, बहुत लंबा इंटरव्यू, जो उनकी किताब आई है मेरे साक्षात्कार करके, किताब घर ने छापी है, उसमें वो मेरा इंटरव्यू दिया हुआ है। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जितने भी निर्देशक हैं थिएटर के, रंग कला के, वो सब जो पहले से स्थापित नाटक हैं उन्हीं को उठाते हैं, नए नाटक नहीं उठाते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? दरअसल क्या है कि जैसे कुछ नाटक जो ऐसे होते हैं जो मशहूर हो जाते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आषाढ़ का एक दिन जो है, शायद ऐसी कोई संस्था हो भारत की जिसने ये नाटक न खेला हो। तुगलक है, ऐसी कोई संस्था हो जिसने इस भारत में उस नाटक को न खेला हो। जसमा ओडन है, क्योंकि नाटक का जो परिदृश्य है, पूरे माहौल सारी कलाओं का समन्वय तो है ही है, साथ ही साथ सारे प्रदेशों को भी जोड़ता है। नहीं, और तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नया नाटक उठाने में, उसको करने में बड़ा श्रम की जरूरत पड़े ना, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे कि इब्राहिम अलकाजी ने अंधायुग किया, तो हमारे यहाँ जो अंधायुग हुआ वो उसका अलग फॉर्म होगा, वो लेवल ही नहीं आएगा। हमने अपने आप किया होगा, क्योंकि उस वक्त तो अपने पास इतने वीडियोस वगैरह भी नहीं थे और इतना कम्युनिकेशन भी नहीं था कि मतलब नाटक खेला गया है इसलिए खेले। लेकिन मुझे संजय जी ये लगता है कि जहां तक एक छोटे कस्बे का एक अभिनेता और एक निर्देशक और वहां की रंग टोली वो चाहती है कि हम उस मकाम को छुए जहां एनएसडी ने ये मकाम को छुआ है, चाहत होती है, चाहत वो होती है, इसीलिए वो ऐसे नाटक उठाते हैं जो बहुत बड़े निर्देशकों ने खेले गए कि क्या हम उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं या उसके करीब भी पहुंच पाते हैं। क्योंकि कथ्य मशहूर है उन नाटकों का जो है प्रस्तुतियां मशहूर हो गई हैं। तो इस हिसाब से ये हर एक छोटे से निर्देशक को लगता है कि मैं ये नाटक उठाऊं तो मैं अपने तरीके से करूंगा। लेकिन जो रंग निर्देशक है वो बार बार ये रोना क्यों रोता है कि नए नाटक नहीं लिखे जा रहे? नए नाटक है। जैसे मुझे जो मेरी पूरे नाटक की कैरियर में जो मुझे बेस्ट नाटक लगा वो था ख्याल बारवली, जिसमें हमने कंपटीशन में 9 से ज्यादा प्राइज किए थे। वो हमीदुल्लाह जी जयपुर के राइटर थे और एक लोक कथा को लेके जिस तरीके से उसमें नारी सम्मान की बात की थी, तो ये हम लोगों ने कहीं एनएसडी में खेला नहीं गया था। ये हो सकता है कि जयपुर में खेला गया हो, लेकिन उसका हमें कोई ताल्लुक पता नहीं था कि ये किस तरीके से खेला गया। लेकिन हमने उस नाटक को जब किया तो हमने भारत के जितने भी हो सके उतने नाट्य फॉर्म उसमें केंद्रित किए, वो चाहे भवाई हो, ख्याल हो, नौटंकी हो, यक्षगान हो, इस सारे फॉर्म के कहीं ना कहीं सीन में प्रयोग किए, कहीं ना कहीं पट्टी का यूज हमने किया। यक्षगान में जैसे पट्टी चलती है, यानी कि आपका जो चित्रकार रूप है वो आपके इस अभिनय में भी बहुत काम बहुत
दरअसल होता क्या है संजय जी कि मैं तो ये मानता हूं कि कला का जो मसाला है वो एक ही रहता है, लेकिन दोनों में ऊर्जाएं अलग हैं। ऊर्जाएं बिल्कुल अलग है। चित्रकार वही उसी ऊर्जा और एक उसी बात पर रंगकर्मी की ऊर्जा, उसी की बात पर मैं आता हूं जी जी, कि मसाला हर कलाकार का एक है कि उसको सृजनात्मक बनना है। अब आपको कैसा माहौल मिलता है, जैसे मुझे बचपन में ही माँ ने चित्रकारी सिखाई, अभिनय तो बहुत बाद में, मैं जब 10-12 साल का था तब पिताजी ने बवाई में अभिनय करवाया, लेकिन जब 5-6 साल का था तब तो मेरे अंदर चित्रकारी उतरी हुई थी। और सबसे पहले मैं 4th कक्षा में पढ़ता था तब मैंने संत ज्ञानेश्वर की पेंटिंग बनाई थी। अच्छा, वो आज भी मुझे याद है। ये मूवी भी आई थी संत ज्ञानेश्वर। हाँ, संत वो तो बाद में आई होगी, लेकिन मैं देखो कि उस उम्र में संत ज्ञानेश्वर को जानना कि ये संत ज्ञानेश्वर की मैं ये पोर्ट्रेट बनाऊं, ये संस्कार मुझे बचपन से मिले थे। तो आप थिएटर के एक स्थापित अभिनेता थे और फिर आपकी मुलाकात रामानंद सागर जी से हुई। जी, मतलब ब्रेक फिल्मों में आना या टेली सीरियल में आना रामानंद सागर जी ने ही दिया आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, वो किस्सा जरा बताइए। दरअसल क्या हुआ कि 93 में 3 पैरेलल चीजें मेरे साथ हुई। एक तो ये हुआ कि हमारे यहाँ एक यूनिट बंबई से वल्लभ विद्यानगर में शूट करने के लिए आया था। क्योंकि हम तो थिएटर करते थे, तो यूनिट जब भी कोई शूट करने के लिए आता है तो वो थिएटर करने वालों को ढूंढता है, और चूंकि मैं तो पेंटर भी था तो उनको आर्ट डायरेक्शन में भी जरूरत थी। तो उस वक्त आपने सुना होगा कि एक निर्माण करके सीरीज चली थी, मैं 92-93 की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट को बेस करके एक सीरियल धारावाहिक चला था। तो उसका ही ये प्रोडक्शन वल्लभ विद्यानगर में हुआ था। तो उसमें दरअसल मैं आर्ट डायरेक्शन भी करता था और अभिनय भी करता था। तो ये मेरा पहला दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शन के लिए ये पहला मेरा काम था, ब्रेक था ये। और इसी के पैरेलल एक दूसरा ब्रेक था जो मुझे अपने श्याम बेनेगल जी ने दिया था। कौन सा सीरियल? श्याम बेनेगल जी वहां पे अमूल की जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है जी, उसको लेकर और स्वाध्याय की जो मूवमेंट है उनको लेकर एक उनका संक्रांति सीरियल बना था। जी जी। तो रवि केमू उनके असिस्टेंट थे। तो मेरे डायरेक्टर किरण भोकरी जो एनएसडी से थे, तो वो जानते थे, तो वो बोले कि हमारे लोकल आर्टिस्ट। आपकी शुरुआत ही बड़े निर्देशकों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम बेनेगल तो बहुत नामचीन शख्सियत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरे छोटे से स्टूडियो पर आए थे, वो घटना तो मेरे लिए स्वप्न है। दरअसल वो उनके लिए मैं जब वो 92 में ये आंदोलन हुआ था राम मंदिर का, जो अयोध्या पे आपने किताब लिखी है, जी जी, तो उसी के ताल्लुकात ये एक एपिसोड था। तो उसमें मैंने राम मूर्ति का एक मॉडल बनाया था वो मंदिर में रखने के लिए। वहां लोकल एक एपिसोड था, उसकी शूटिंग थी वहां पे। जी जी। तो रामानंद सागर के उसमें मैंने उसी सीक्वेंस में मैंने अभिनय भी किया था, साधु का अभिनय किया था। हिंदुत्ववादी साधुओं की बात थी वो। तो वो मैंने अभिनय उस श्याम बेनेगल जी के साथ किया था, और साथ ही आर्ट निर्देशन भी उसमें किया था। तो आर्ट निर्देशक के तौर पर वो रामानंद सागर में भी वो काम करने को मिला, लेकिन पहला जो मुझे ब्रेक मिला वो श्याम बेनेगल जी के साथ मिला। और वो मेरे स्टूडियो पे आए थे, और वो जो जितने भी मैंने काम किए वो इतने प्रसन्न हुए मेरे काम से, तो वो अंत तक हमारा संबंध उनसे बना रहा। बाद में भले ही मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला उनके साथ, क्योंकि मैं ये छोड़ के जाना नहीं चाहता था, कई बार बुलाया भी था। तो इस तरीके से ये 93 में 3 घटनाएं, वो निर्माण, तो निर्माण में कुछ अभिनेता बंबई से आए थे जी। तो उन अभिनेताओं से मुझे जानकारी मिली कि रामानंद सागर जी वहां पे टेस्ट ले रहे हैं अभिनेताओं का बड़ौदा में, क्योंकि महाभारत का एक बड़ी सीक्वेंस ये अब शुरू होने वाली है कृष्णा सीरीज में जी। तो उनके ऑडिशन चल रहे हैं कृष्णा सीरियल का। हमारा कोई मन नहीं था उसमें करने का काम, लेकिन जैसे मैंने कहा
कि मेरे एक मित्र का मुहूर्त हुआ था हालोल स्टूडियो में, तो बड़ौदा बीच में आता है हालोल। हम गए थे, तो मैं और मेरे मित्र लौट रहे थे। तो लौटते में आर्ट डायरेक्टर जो मुकेश कलोला है, वो हम सहपाठी थे, कृष्णा के जो आर्ट डायरेक्टर थे मुख्य रूप से, जो वो रामायण में असिस्टेंट थे, लेकिन कृष्णा में वो मुख्य रूप से आर्ट डायरेक्टर हो चुके थे। तो वो मेरे क्लासमेट रहे थे फाइन आर्ट्स के। तो उनसे मिलने गए थे हम, कि लौटते में हम स्टूडियो पे मिलते हैं। तो चाय वाय पी, बातें बातें की, और उन्होंने मोती सागर जी से मिलवाया। अच्छा। तो मुकेश ने बात में बता दिया कि ये लोग थिएटर भी बहुत अच्छा करते हैं और कई सालों से कर रहे हैं। मोती सागर जी रामानंद सागर जी के असिस्टेंट थे? नहीं, पुत्र भी थे और असिस्टेंट भी थे। जी हाँ। वो तो पहली मुलाकात मोती जी से हुई, आनंद जी से हुई। तो मोती जी ने बोला कि आप इसमें आओ काम करने के लिए। तो हमने स्ट्रेट वे मना कर दिया था, यार हम तो थिएटर वाले लोग हैं, हम इसमें नहीं आएंगे। तो फिर चाय पीते हुए बात की कि आप थिएटर क्यों करते हैं? बोले कि लोगों को दिखाने के लिए। कितने लोग देखते हैं, यहां पे वही काम करना है और लाखों लोग देखेंगे, रिच ज्यादा, लाखों लोग देखेंगे। इस तरीके से हमने कन्विंस किया, और उन्होंने कहा कि परसों पापा जी आ रहे हैं, रामानंद सागर जी, और आप भले ही करना हो न करना हो, लेकिन आप टेस्ट देने के लिए, स्क्रीन टेस्ट देने के लिए आ जाएं। तो इतनी रिक्वेस्ट के बाद हम गए थे वहां पे। अच्छा। तो रामानंद सागर जी से पहली बार मुलाकात हुई। कैसे लगे आपको वो? बहुत ही प्रभावित व्यक्तित्व। तो पहले ही स्क्रीन टेस्ट में हमें डायलॉग दिए गए। कृष्णा सीरियल का महाभारत शुरू हुआ था, मुझे भीष्म के पहले डायलॉग दिए गए, द्रोणाचार्य के डायलॉग दिए गए, कृपाचार्य के डायलॉग दिए गए। तो फिर मेरी जो सिलेक्शन है वो द्रोणाचार्य के रूप में, उन्होंने खुद, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि रामानंद सागर जी ने खुद मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया और मुझे द्रोणाचार्य में सिलेक्ट किया। शूटिंग के दौरान कोई ऐसी घटना जो आप? बहुत सारी घटनाएं हैं, क्योंकि बहुत लंबा पड़ाव रहा। जैसे मतलब आप, ये किस सन की बात है? ये मेरी 93 की बात है। 93 से, और ये फिर सीरियल चल निकला? सीरियल कृष्णा सीरियल ही 2003 तक चला था। 1993 से 2003 तक 10 साल का जो पीरियड। तो वो यूं हुआ संजय जी कि वो जब शुरू हुआ था तब महाभारत और रामायण और चाणक्य ने प्रभाव छोड़ दिया था। वो तो बीत चुका था। वो बीत चुका था और लोगों में सारी चीजें बस चुकी थी। वो सारी चीजें बस चुकी थी। लेकिन फिर हमारे जो ये धार्मिक कंटेंट थे उनको थोड़ा बैकफुट पे ले जा गया था। ये पापा जी से हमें कहानियां सुनने मिली, क्योंकि रामायण के बाद तुरंत कृष्णा के पायलट तो शूट हो गए थे, लेकिन 1992 तक वो प्रसारित नहीं हो पाए थे। ओके। इसके पीछे क्या वजह थी नहीं हो पाए थे? वो क्योंकि रामायण और महाभारत का महत्व पापा जी जो बताते, वो बोलता कि पापा जी मतलब ये रामानंद सागर जी, वो बताते थे कि वो इतना बड़ा प्रभाव हो गया है, और ये जो दूरदर्शन की जो नीति है वो कहती है कि अभी इसको ऐसे धार्मिक मतलब एक ही तरह का कंटेंट है और शुरू करना। अच्छा। डर भी रहा होगा कि ऑडियंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए फिर पापा जी ने, मतलब जैसे मैं बताऊं कि ये अभी, इसीलिए कृष्णा को, श्री कृष्ण धारावाहिक को पहले डीडी मेट्रो पे शुरू किया था। हाँ, मुझे याद आता है। मेट्रो पे वो चल रही थी हर संडे को सुबह 9 बजे के स्लॉट में, और आधे घंटे का एपिसोड। नेशनल पे नहीं था। हाँ, फिर जब पापा जी ने उसी दौरान, जैसे मेरा द्रोणाचार्य का आज सिलेक्शन हुआ, और तीसरे दिन मैं अलीफ लैला की शूट कर रहा हूं। तो आनंद सागर उसके निर्देशक थे, तो उन्होंने बोला एक छोटा सा ही रोल था अलीफ लैला में। फिर बाद में तो बहुत बड़े बड़े किरदार किए मैंने जी उसमें,
लेकिन मेरा टेलीकास्ट पहला एपिसोड अलिफ लैला का हुआ, द्रोणाचार्य वाला नहीं हुआ था। वो उसमें स्क्रीन टेस्ट में मैं सिलेक्ट हो गया था, लेकिन वो कहानी कृष्णा में आनी अभी बाकी थी अभी उसमें समय था। हाँ, लेकिन उसमें सिंदबाद का जो पहला एपिसोड है जी। अलिफ लैला की कहानियों में, उसमें मुझे पहली बार उसमें दूरदर्शन पे उसमें कौन सा रोल था आपका? इसमें एक छोटा सा रोल था, गुलाम का रोल था, लेकिन इतना प्रभाव छोड़ा था उस रोल ने जी जी। कि वो विलेन के अड्डे में वो पकड़ लेता है और वो सारी बातें होती हैं। लेकिन फिर बहुत सारे रोल मैंने वहां पे किए। इतिहास की प्रेम कहानियां जो रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी थी, उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया था, बड़ा लंबा रोल वो रहा था। आपने इसमें कृष्णा सीरियल में आर्ट डायरेक्टर का भी रोल किया है। आर्ट डायरेक्टर का उसकी भी भूमिका रही है आपका आर्ट डायरेक्टर। जैसे मैंने कहा कि रामानंद सागर जी, हम मुझे खास करके वो पेंटर बाबू कह के बुलाते थे, वो और प्रेम सागर दोनों। तो पेंटर बाबू, एक आपको गीता के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो गीता के कंसेप्ट जब पापा जी यानी कि रामानंद सागर जी ने मुझे समझाए, तो उनका विजुअल कितना क्लियर था वो समझ में आया मुझे। और एक विजुअल आर्टिस्ट की इन धारावाहिकों में या ऐसे सीरियल्स में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो पता चला। तो वो सारे गीता के सारे अध्याय जब शूट हो रहे थे, तब वो एक एक बारीक चीजें हमें सुनाते थे जी, उसी समय पता चला। हाँ, उसी समय की ये गीता का ये अभी श्लोक ये कृष्णा बोलेंगे और अर्जुन को समझाएंगे। तो मुझे पर्टिकुलर इस सीक्वेंस में, जो कई बार क्या होता है कुछ चीजें उस दौरान शूट नहीं हो पाती थी जी, तो वो चित्र बना के वो दिखानी पड़ती थी। तो वो सारे चित्र मैंने उसमें आपने बनाए। तो तब मुझे गीता पढ़ने का भी अभ्यास हुआ था और काफी चर्चा भी पापा जी से हुआ करती थी। पृथ्वीराज चौहान भी किया था। हाँ, पृथ्वीराज चौहान का तो बहुत बड़ा सेट था। उसमें भी जैसे राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल में। सेट कहाँ लगा? ये बड़ौदा में लगा था। बड़ौदा में लगा था। यानी कि रामानंद सागर जी की ज्यादातर शूटिंग, रामानंद सागर जी कृष्णा के बाद बड़ौदा में आ गए थे और उनका सागर आर्ट्स करके एक बड़ा स्टूडियो भी बन गया था उनके खुद के नाम का, बड़ौदा में ही। तो ये आपके लिए शुरू में लक्ष्मी, मुझे तो बहुत ही सुविधा रही। लक्ष्मी स्टूडियो में कृष्णा और अलिफ लैला हुई, बाद में तो सागर आर्ट्स में बहुत ही बड़े बड़े सीरियल्स वहां हुए। कृष्णा में द्रोणाचार्य का आपका, मैंने सूर्य का रोल भी कृष्णा में किया है। सूर्य का भी किया। जो आप कह रहे थे नहीं कि क्या कुछ घटनाएं हो तो बताइए। हाँ, तो ये घटना ऐसी हुई कि एक ही एपिसोड में द्रोणाचार्य और सूर्य इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब कट टू कट है, किसी को पता नहीं चलता, गेटअप चेंज हो जाता। हाँ, लेकिन एक साथ रोल दोनों आ गए एक ही एपिसोड में ये टेलीकास्ट हुए। कैसे किया आपने? वो तो अभिनय तो कट टू कट। टेक्निकल तो वो चीजें, मतलब सूर्य में तो एकदम क्लीन सेव्ड और देवता के मेकअप में मैं हूं जी। दरअसल हुआ क्या कि द्रोणाचार्य, जब ये कर्ण की अग्नि परीक्षा है, जब वो आता है कि मैं भी, आप बताओ मुझे परीक्षा देनी है, तब वो पूछते हैं। तो तब मैं द्रोणाचार्य हूं, तब वो कर्ण को कहते कि तुम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि ये राजाओं का है जी। तब वो कर्ण का अपना फ्रस्ट्रेशन है कि मैं कौन हूं, कौन है मेरा पिता। तो ये जैसे इसका संवाद खत्म होता है द्रोणाचार्य कि तुम कौन हो, तब वो उसकी सोलोलकी कर्ण की आती है और फिर सूर्य प्रकट होता है कि मैं हूं तुम्हारा पिता। तुरंत तो हाँ, दोनों भूमि, लेकिन दर्शक नहीं पहचान पा सकते। इतना ड्रास्टिक चेंज अभिनय और वेशभूषा में आ जाता है और प्रस्तुति में भी आ जाता है वो, क्योंकि वो जो है द्रोणाचार्य के रूप में कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो? और हमारे सीक्वेंस याद है, डायलॉग तो याद नहीं रहते, कि जब द्रोणाचार्य विवश है दुर्योधन के सेनापति बनने के लिए, और फिर जब अश्वत्थामा आके द्रोणाचार्य से पूछता है कि आपने ये क्यों कहा ऐसा, तब वो पूरी अश्वत्थामा के कारण ही उनको कौरव दरबार में
ये रहना पड़ा था गुरुपद, बोला था जी। क्योंकि उसने जो आप बहुत ही प्रचलित कहानी है कि जब कृपी उनकी पत्नी थी, कृपाचार्य की बहन, जी और अश्वत्थामा उनका पुत्र जब छोटा था तब खाने के लिए द्रोणाचार्य के पास कुछ नहीं था। और जब अश्वत्थामा बड़ा युद्ध चल रहा है और युद्ध के शिविर में आकर अश्वत्थामा कहता है कि पिताजी आपने ऐसा क्यों वचन दिया कि आप कल पांडव हो और ये आप तो पांडवों के बहुत चाहते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं पुत्र तुम्हें जितना चाहता हूं उतना किसी को नहीं चाहता। पुत्र मोह जो द्रोणाचार्य का था, और वो सारी फिर घटना फ्लैशबैक में बताते हैं। और दूसरा एक सीक्वेंस जो मुझे बहुत बड़ा मिला था वो द्रुपद और द्रोणाचार्य का संवाद। द्रुपद और द्रोणाचार्य जब आश्रम, मतलब यहां से यही सीक्वेंस से पहले द्रुपद के पास जाते हैं कि मित्र, तब द्रुपद उनको पहचानने से इनकार कर देता है कि वो तो बचपन की बात है, हम पढ़ाई साथ में की होगी, वो मुझे कुछ याद नहीं है। तब द्रोणाचार्य जो प्रण लेते हैं कि द्रुपद अब मैं तुम्हें हराऊंगा, और तब जाके वो पांडवों को तैयार करते हैं और द्रुपद को बंदी बनाकर लाते हैं। तो ये सारी सीक्वेंसेस जो है वो करने में बहुत ही मजा आया था। अच्छा, एक जो सबसे क्लाइमेक्स का सीन है द्रोणाचार्य का, शायद नहीं उस सीन तो उसके बाद भी रहे होंगे, लेकिन जो अश्वत्थामा मारा जाता है और ये घोषणा होती है कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो न कुंजरो, वह सीन भी बड़ा ही मुझे लगता है कि द्रोणाचार्य के लिए बहुत ही विकट रहा होगा। हाँ, दरअसल क्या है कि एक अभिनेता के लिए, जैसे उससे पहले वो जिस तरीके से वो पांडवों की सेना पे वार कर रहे थे, क्योंकि उसकी अगली शाम को आकर ही शकुनी और दुर्योधन का एक सीक्वेंस हुआ है कि द्रोणाचार्य आप भले ही हमारे सेनापति हो लेकिन आप पक्षपात कर रहे हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि कल मैं पांडवों की सेना का नाश करूंगा, और इधर कृष्ण जो है वो पूरा ये अश्वत्थामा वाली सीक्वेंस तैयार करते हैं पांडवों के लिए, क्योंकि कल द्रोणाचार्य रुकने वाले नहीं हैं। तो फिर युधिष्ठिर को भी वो कहते हैं कि आपको ये जाके कहना पड़ेगा तभी मानेंगे, वरना किसी की बात द्रोणाचार्य मानेंगे नहीं। तो जैसे ही वो रथ आमने सामने होता है युधिष्ठिर का और द्रोणाचार्य का, और द्रोणाचार्य पूछते हैं कि मुझे बताओ युधिष्ठिर, क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया? तब वो युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ, लेकिन पता नहीं नर या कुंजर। तो वो हाँ सुन के ही बेहोश हो जाते हैं, आगे का सुन नहीं चाहते। हाँ, मतलब अगर ये कहा जाए कि महाभारत पूरा एक तरह से षड्यंत्र ही रहा तो अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। जो है ये हमारे यहाँ संजय जी कहा गया है, बचपन से ही हम तो सुनते हैं कि महाभारत की जो कथा है, ये जैसे आप भी कहते थे कि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है जो जीवन में न हो, और महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है जो राजनीति में न हो, सब है। आज तो वही हो रहा है। तो ये दोनों महाकाव्य भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इतना लंबा समय आपने रामानंद सागर जी को दिया है, तो मुझे लगता है कि कुछ भावनात्मक जुड़ाव आपका उनसे हो गया था। बहुत हमारा, मतलब अभी तक, जैसे ये प्रेम जी कुछ महीनों पहले स्वर्गवास हो गया उनका, तो अभी भी मतलब उनके पोते भी रखते हैं। अभी भी मुझे अमृत सागर के साथ, मेरे मित्र गवाह है, अमृत सागर ने कहा था वो एक नए प्रोडक्शन में मुझे। अच्छा, प्रोडक्शन चल रहा है अभी? प्रोडक्शन उनके अब बच्चे कर रहे हैं, अपने बच्चे अलग अलग कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे अलग वो जो वो था, वो सारे क्योंकि भाई एक्सपायर हो गए, मुख्य धारा की सिनेमा में शायद अब नहीं है। नहीं, मतलब जैसे आनंद सागर का जो पुत्र है शक्ति सागर, वो अपनी फिल्मों के रिलीज वगैरह वो देखता है और सारी चीजें वो देखता है। इधर कोई नई मूवीज नहीं आई? मूवीज नहीं आई। लास्ट मूवीज मैंने भी की थी। लास्ट मूवी कौन सी थी? मैंने उनके साथ जो मेरी मूवी की थी मनोज वाजपेयी की 1971,
नहीं, उसमें आप हैं? हाँ, मैं आर्ट डायरेक्शन पक्ष में था, मुझे रोल करना था लेकिन मैं उस रोल में नहीं पहुंच पाया था क्योंकि मेरा एक अलग एक एंगेजमेंट था। लेकिन मैं 70 दिनों तक मनाली में पूरे यूनिट के शूटिंग साथ में रहा, था। पूरे यूनिट के शूटिंग में साथ थे रहा। आप? मनोज वाजपेयी से कैसा हुई। ताल्लुकात रहा अच्छा, आपका और मतलब भेंट हुई उस क्या अनुभव दौरान। रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छे अभिनेता है, मतलब इतने सहज और सरल। रवि किशन भी थे उसमें, और वो सब तो हमारे, ये रवि किशन तो हमारे यहाँ के हाँ, सांसद हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो 2007 की बात है। 2007 में हम लोगों ने ये मनाली में ये शूट शूटिंग किया था। तो ये इस तरीके से मेरे सागर फैमिली से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। ये तो हो गया सीरियल और सिनेमा की बात कन्नू जी, लेकिन एक बड़ा सवाल कला को लेकर के है कि आज के दौर में कला का जो परिदृश्य बदल रहा है, मतलब समाज तो बहुत चेंज हो गया है ना। मतलब ये इधर के 15-20 सालों में व्यापक परिवर्तन हुआ है और इधर एआई भी आ गया है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? ये यहाँ पे मैं रामानंद सागर जी की भी एक बात जोड़ना चाहूंगा। जब ये 2099 या 2000 की बात रही होगी, तब तक ये स्टार प्लस वगैरह नहीं आए थे, कुछ जो विदेशी चैनल जो आए थे वो नहीं आए थे। लेकिन चाय पे चर्चा पे हम लोग बैठे थे और पापा जी ने यानी कि रामानंद सागर जी ने बताया था कि अब बड़े बड़े चैनल आएंगे और बड़े बड़े सीरियल्स आएंगे जिनकी कहानियां हजार हजार एपिसोड तक चलेगी। लेकिन अब देखो उनका विजन, उन्होंने उस वक्त ये कहा था, लेकिन वो भारत की संस्कृति को तोड़ने वाली कहानियां होगी। अपने ढांचे में वो ऐसा कंटेंट डालेंगे जी कि आपका समाज तितर बितर हो जाएगा। और यही बात उन्होंने उस वक्त भी की थी जब हमने शुरू किया था काम उनके साथ, जी कि आने वाले समय में मार्केट बहुत प्रभावित करेगा कला को। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारी सीरीज बाद में आई, हजार हजार 2-2 हजार एपिसोड की, जिनका कंटेंट और नाम भी अपने समाज के ऊपर था, अपनी संस्कृति के ऊपर था, लेकिन अपनी समाज व्यवस्था को तोड़ने वाले कंटेंट उसमें आए। जी बहुरानियां भी ऐसी आई, सासें भी ऐसी आई, पति भी ऐसे आए, और दिन रात षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र परिवारों में चल रहा है। जी सास भी कभी बहू थी और हाँ, क्या जो है। तो ये जो सीरीज आई, तो अब आप कला की बात कर रहे हैं, तो कला की मैं बात करूंगा कि आधुनिकता का दौर जब दृश्य कला में शुरू हुआ, तो ये संस्कृति को तोड़ने का काम, संस्कृति को तोड़ने का काम वहीं से शुरू हो गया था, विजुअल आर्ट में। मतलब आधुनिकता चाहे वो साहित्य में हो, चाहे कला में हो, चाहे नाटक में हो, ये वो थी। हमने उस वक्त तो बड़ा अच्छा महसूस किया था कि हम यूनिवर्सल हो रहे हैं। जी लेकिन यूनिवर्सल होने के चक्कर में हम अपनी व्यक्तिगत या अपनी सांस्कृतिक जो पहचान है उसको खो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये सांस्कृतिक पहचान आधुनिकता में हमारी बिल्कुल खो गई। मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र थे, तब मैंने उन्हें एक प्रश्न पूछा था कि ये उत्तर आधुनिकवाद क्या है। जी आधुनिकता के बाद मैंने कहा कि उत्तर आधुनिकता क्या है, तो बड़ा अच्छा जवाब दिया था उन्होंने, और यही परिवर्तन का कारण बना। तो उन्होंने एक ही उदाहरण दिया कि पहले आप बनारस जाते थे तो बनारस का दृश्य आपको पता लगता था कि ये बनारस है। आप लखनऊ जाते थे तो लखनऊ का दृश्य बना रहता था कि ये बनारस से अलग है। आप अहमदाबाद जाते हैं तो अहमदाबाद का एक अलग परिदृश्य बनता है विजुअली, जी शहर का। बिल्कुल शहर का। जी
शहर का और उसके फिर सांस्कृतिक विरासतें और जो परंपराएं उस शहर की रही होगी, तो शहर की एक आइडेंटिटी जो थी वो अनुआधुनिकता ने बदल दी। अब जैसे फ्लैट दिल्ली में है वैसे फ्लैट अहमदाबाद में भी है। बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे आपको। तो ये उत्तर आधुनिकवाद जो शुरू हुआ जी, वो आर्किटेक्ट से शुरू हुआ। बिल्कुल सही ये कहा माना है। जाता है कि आर्किटेक्चरल जो परिवर्तन आया और फिर आज के परिदृश्य में जब आधुनिकता से मनुष्य कट गया, तो अनुआधुनिकता में जब फ्लैट पे वो पहुंचा, जी, तब उसे याद आई उस पीपल की जो अपने गांव में छोड़ के आया था। तब याद आई उस बरगद की जो अपने गांव में छोड़ आया था। तो अब वो अपने गमलों में बोनसाई बना रहा है। बोनसाई बनाकर पालना शुरू किया। कितनी बड़ी विडंबना है। तो करूँ जी। ये अनुआधुनिकता ने फिर से अपनी जड़ों से जोड़ना तो चाहा। ठीक उसी परिदृश्य में दृश्य कलाओं में भी बहुत सारे परिवर्तन आए और लोक कलाओं के प्रतीक आधुनिक कला में उभरे, अनुआधुनिक कला में उभरे, समकालीन कला में उभरे। तो ये सारे प्रतीक जो हम लोक में छोड़ चुके थे, हम जन जन में छोड़ चुके थे, जनमानस में जो हमारे प्रतीक पड़े थे, हमारे संस्कार पड़े थे, तो वो परिवर्तन आज के कला परिदृश्य में हमें दिखाई देता है। आज मैंने 64वीं कला प्रदर्शनी जो देखी तो उसमें ये परिवर्तन साफ दिखाई पड़ता है। इसमें ज्यादातर आप एक और प्रश्न, जब आधुनिकता की शुरुआत हुई थी, मैं जानता हूं कि जहांगीर आर्ट गैलरी में विनायक मासोजी करके उसके वो कर्माकर प्रमुख रहे थे जहांगीर आर्ट गैलरी के, तब एक डेलीगेशन पश्चिम से आया था। अच्छा। तो उनके लिए उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी। तो जो यूरोप से डेलीगेशन आया था उसने ये प्रदर्शनी देखी। फिर कर्माकर जी ने पूछा कि ये किताब में छपा हुआ किस्सा है, इंटरव्यू के रूप में। जी। कर्माकर जी के ही इंटरव्यू में है, उनकी ही बात मैं कर रहा हूं। तो कर्माकर जी ने कहा कि कैसी लगी हमारी कला, आधुनिक कला। तो यूरोप का जो डेलीगेशन आया था उसमें से सब लोगों ने यही कहा कि इसमें भारत कहाँ है, ये तो सारे हम हैं, हमारी ही शैलियां हैं। तो ये 1945 के आसपास का ये किस्सा है। और कल मैंने 64वीं कला प्रदर्शनी देखी तो मुझे मेरा हृदय प्रसन्न हुआ कि कहीं पे भी बहुत कुछ छोटी सी चीजें छोड़कर ज्यादातर हमें भारतीयता दिखाई देती है विजुअल आर्ट में। ये आज का परिवर्तन है। कन्नू जी, मैंने आपकी एक सीरीज देखी थी, एक चित्रकार के तौर पर आपने मास्क सीरीज मेरी बहुत ही चर्चित सीरीज रही है। बहुत चर्चित सीरीज रही है और उसमें जो मैंने किया है तो वो पूर्व पश्चिम का ही आलेख है। तो 2007 में मैं जब पेरिस गया था और वहां का कार्निवल मैंने देखा था, तो वो कार्निवल तो उनका चकाचौंध कर देने वाला था। तो मुझे लगा कि यार ये इतना भव्य क्यों करते हैं और इन भव्यता के पीछे इनका क्या मकसद है। तो सारा मार्केटिंग का और टूरिज्म का मकसद है ये जो आज हम जान पा रहे हैं। ये सारे फेस्टिवल्स और वो सारे जो उनके गॉर्जियस जितने भी होते हैं वो टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए होते हैं। और यूरोप तो पूरा टूरिस्ट पर ही आधारित है। उनकी इकोनॉमी उसी पर आधारित। हाँ, तो इसीलिए इतने गॉर्जियस मास्क और ये सब देखा, तब मैंने सोचा नहीं था कि इस पर मैं काम करूंगा। और मेरे मन में एक वहीं से देखकर एक बात चली थी और एक वो मेरे मन में एक टीस थी कि यार हम लोग कितने सरल, हमारे मास्क भी होते तो कितने सादे होते हैं, मुखौटे जिसे कहते हैं। और देखो दोनों शब्द में ही, मुखौटा में कितनी सरलता है और मास्क में कितनी गॉर्जियसनेस है। और फिर उसमें आगे जाकर जब यूरोप में तो पर्सोना कहते हैं। हाँ, तो पर्सोना जो पर्सनालिटी आपकी बनाता है। तो ये फिर मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं इन मास्क को जो पश्चिम के है उसको मेरी आध्यात्मिकता से जोड़कर कुछ विजुअल आर्ट में बनाना है।
तो मैंने अपनी ये पूरी जो सीरीज थी पेंटिंग की, वो मास्क टू अनमास्क, मास्क टू अनमास्क। हाँ, मतलब मास्क पहना हुआ आदमी अनमास्क कैसे हो सकता है, और वही उसमें जो सूर मैंने मुख्य रूप से रखा, वो भारत की आध्यात्मिकता को रखा। नहीं, बहुत ही इम्प्रेसिव है, हमने तो उसे देखा है। जी, जी, जी। तो उसमें मैंने शंकराचार्य के प्रतीक लिए, बुद्ध के प्रतीक लिए, अजंता की गुफाओं के चित्र के प्रतीक लिए, हमारी कला परंपराओं के प्रतीकों को लेकर जो एक गॉर्जियस मास्क है, वो माया का स्वरूप है, वो मैंने वहां पे एस्टैब्लिश किया। आप ये कह सकते हैं कि एक आदमी का जो चेहरा है उसमें हजारों चेहरे हैं, हजारों चेहरे, हजारों पर्सनालिटियां हैं और हजारों अनुभव हैं, और जितने अनुभव है उतनी उसकी पर्सनालिटीज है, और जितनी पर्सनालिटीज है उतने उसके मोहरे हैं, उतने उसके मुखौटे हैं। आप पूरब और पश्चिम के कला संप्रेषण पर भी आप काम कर रहे हैं। जी, वही इसी में वही बात मैं जोड़ूंगा कि जैसे मास्क मैंने पश्चिम का एक गॉर्जियस उठाया जी। तो मैंने कहा, सोचा कि भारत मास्क किसको कहता है, ये क्वेस्ट की बात ही उसमें आ जाएगी कि भारत का जो मास्क का कहना है, वो तो सबसे पहला मास्क अपना शरीर है, ये अवतार ही मास्क है, अवतार ही मास्क है। क्या बात है। तो ये हम जब शरीर धारण करती है आपकी आत्मा, क्योंकि हमारी आत्मा तो निरंतर 84 उसमें चलती रहती है, योनियों में चलती रहती है। तो ये आत्मा का मास्क जो इस शरीर ने धारण किया है, और फिर दूसरा मास्क तुरंत आ जाएगा जब आप का नामकरण होगा, तो नाम आपका एक दूसरा मास्क है। आप संजय जी है, मैं कनू पटेल हूं, लेकिन वो तो इस शरीर का नाम है। ये शरीर नहीं रहेगा तो ये नाम भी विलीन हो जाएगा। पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा जो है, जो सारी सृजनात्मकता के साथ जुड़ती है और मोक्ष तक पहुंचती है जी, तो ये पश्चिम का और पूर्व का जो क्वेस्ट है आर्ट के जरिए, वो है। इसीलिए भारतीय कलाओं में सर्जक को साधक कहते हैं। सर्जक को साधक कहते हैं। हाँ, जो भी कलाकार है वो साधक है, कला साधक है। कला साधक। तो कला साधक की व्याख्या ही हमारे यहाँ जैसे कोई योगी है उस परिप्रेक्ष्य में की गई है। तो मैं अभी जो पूर्व और पश्चिम के कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा हूं, वो यही कर रहा हूं, और आगे आने वाली सीरीज बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। वो बहुत ही भवितव्य सीरीज आएगी, वो आपको 26 के एंड तक में आपको दिल्ली में की प्रदर्शनी में देखने को मिलेगी। स्वागत है आपका। जिसमें पूरी की पूरी भारतीयता के साथ पूरा एक ब्लास्ट होगा कि किस तरीके से उसमें एक नया विजुअल। आपकी एक पुस्तक आई है कला बत्तीसी। जी जी जी, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, कला बत्तीसी जो है, दरअसल ये सिंहासन बत्तीसी ही आपको लगेगी सुनने में, साउंड में। जैसे ही कला बत्तीसी नाम आप बोलेंगे तो बैकग्राउंड में सिंहासन बत्तीसी कहीं ना कहीं से दिमाग में आएगा, क्योंकि बत्तीसी शब्द हमारे कल्चर के साथ इतना जुड़ा हुआ है। और जिस बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी की बात है, वो है विक्रमादित्य का सिंहासन जी। और विक्रमादित्य के सिंहासन पर जब राजा भोज बैठने जाता है, तब उसमें से एक पुतली जीवंत होके उससे पूछती है, प्रश्न करती है कि तुम में वो विक्रम जैसे गुण है कि विक्रम ने ऐसा ऐसा किया था। मेरी इस कला बत्तीसी में मैंने एक तो मेरा जो कलाकार है वो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखते हुए रखा है। अच्छा, इसलिए मेरा जो कलाकार है वो आनर्त नगर का कलाकार है। मतलब वडनगर जो है उसे एक समय में आनर्त नगर कहते थे। उनका प्राचीन नाम जो है वो आनर्त नगर है। तो ये कलाकार जो है आनर्त नगर में एक जगह जाता है, क्योंकि वो किसान है। एक किसान के खेत में जब किसान जाता है तो एक पत्थर पर चढ़ता है, तब वो कलाकार को गालियां देने लगता है कि वो कलाकार क्या जानता है, बुलाओ उसे। फिर वो कलाकार को पता चलती है बात, ये क्या भाई तुम कह रहे हो मेरे बारे में ऐसा? बोले मुझे कुछ पता नहीं है महाराज, मैं जब वो
टीले पे चढ़ता हूं तब मेरी आवाज बदल जाती है, मुझे कुछ में पागलपन सा छा जाता है मेरे मन में। तो वो वहां पे खुदाई करवाते हैं तो ये कला मंदिर बाहर निकल के आता है, और कला मंदिर की वो 32 पुतलियां जैसे वो सिंहासन में थी, वैसे एक एक प्रश्न उस कलाकार से कहती है कि तुम क्या हो, तुम इस कला को जानते हो। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सारे उसके चैप्टर है। तो 32 तक तो मैंने ये पूरा उसमें आधार रखा है कि भारतीयता एक सांस्कृतिक पुनः अवलोकन। जी हाँ। मतलब मैंने इसलिए सिंबलाइज किया क्योंकि मोदी जी जब गुजरात में थे मुख्यमंत्री के रूप में, तभी मुझे ये लगा था कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन अब हो रहा है। तो ये फीलिंग आ गई थी। हाँ, सांस्कृतिक परिवर्तन के वो कर्णधार हैं। तो आज देखिए कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन जो है, कर्ता से साक्षी बनने की यात्रा मेरी कला 32 में है। क्या बात। जो मेरा कलाकार जो करता था, वो अंतिम पुतली तक बातें करते करते, प्रश्नों के जवाब देते देते, और भारतीय, इसमें मैंने ठोस सबूतों के साथ भारतीय कला की बात की है। उसमें संगीत की बात है, इसमें शिल्प की बात है, इसमें मंदिर की बात है, इसमें चित्रकला की बात है, इसमें सारी कलाओं की, नाट्य कला की बात है, सारी कलाओं की बात एक एक पुतली, लोक की बात है। तो ये कलाकार लोक के, वो पुतली पूछते तुम लोक को कैसे जानते हो, लोक का कला में क्या महत्व है, मंदिर का कला में क्या महत्व, तुम शिल्प के बारे में क्या जानते हो। तो ये पुतलियों के जैसे नादिनी आके पूछती है कि नाद का तुम्हें पता है कलाकार। अच्छा। संगीत में जो ये स्वर है और भारतीय रागों की जो ये निर्मित हुई है, उत्पत्ति जो है, वो किस तरीके से हुई है। तो वो कहता है कि भारतीय कलाकार जो है वो रुत के साथ जुड़ा हुआ है, रीत के साथ जुड़ा हुआ है। तो रीत का एक बहुत बड़ा वेद का शब्द है ये, कि रीत अपने निश्चित रूप से चलता रहता है, उसी से सारी चीजें हैं। तो ये कलाकार का कर्ता से साक्षी बनने की जो प्रक्रिया है, वो कला 32 में मैंने। बहुत बढ़िया, इतना इंटरेस्टिंग है। हाँ, और वो संवादात्मक रूप में है तो इतना प्रभावी लगता है। हमारे जैसे ही गुजराती में भी उसका संस्करण हुआ, तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रघुवीर चौधरी जी ने वो किताब एक ही बैठक में पूरी पढ़ डाली, और मुझे तुरंत फोन किया कि यार क्या गजब कर दिया है इसमें। हमने ये किताब कल पढ़ी, और इतना मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये मैं कहना नहीं चाहता था, क्योंकि ये प्रसंग आया है। मैंने भी वो किताब कल रात खत्म कर दी। ये अवसर मिला, आपने मुझे किताब दिया। ये तो कनु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया। मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं सौभाग्यशाली इतनी शानदार पर्सनालिटी। आप जब भी दिल्ली आते हैं तो हमसे मिलने का प्रयास करते हैं। जी, बिल्कुल। हम लोग साथ बैठते हैं, अगर हैं दिल्ली में तो बिल्कुल। ये हमारा सौभाग्य है। नहीं, मेरा भी सौभाग्य है कि ये चर्चाएं ही हमें खोलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत आभारी हूं मैं कि आपने मेरे अंदर से इतनी सारी बातें निकलवा ली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमसे बातचीत कर रहे थे देश के लब्ध प्रतिष्ठित चित्रकार, अभिनेता, रंगकर्मी कनु पटेल जी। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, एक बात और कहनी थी मुझे। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वक्त मिले तो कमेंट भी करें। धन्यवाद।